प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। ये भी हमारा सारा हार्मोन्स की वजह से। ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चे के इफेक्ट करती हो, मतलब उसको खराब ना करती हो, हार्म ना करती हो? ड्रिंकिंग, थोड़ा स्मोकिंग, बीड़ी तंबाकू ये सब ले लिया, ये बहुत ज्यादा बुरा असर करती है। तो प्रेगनेंसी में क्या फास्ट रखना या व्रत रखना ये सही होता है? ये तो बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए प्रेगनेंसी के अंदर? जैसे महिलाओं को ना 1.25 महीने पे जाके, मतलब 1.5-2 महीना है तो उसमें जाके पहला अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए। ये 3 स्कैन होते हैं या कितने स्कैन, 4 लाख और भी इसके बाद है? हाँ जी, हाँ जी, एक स्कैन और होता है। प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर सबसे ज्यादा फियर किस बात को लेके होता है? उनको सबसे ज्यादा फिक्र यही होती है कि मैम हमारा बच्चा तो हेल्दी होगा ना। ये भी फियर होता है कि मैम हमारी डिलीवरी नॉर्मल होनी चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला अपने आप को एंड तक पूरा तैयार कर लेती है एक नॉर्मल नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो लास्ट में आके उस पर सिजेरियन डिलीवरी हो जाती है। तो ये कि ऐसा क्यों होता है कि इसे कैसे बचा जाए? नमस्कार दोस्तों, एक सवाल जो हर प्रेग्नेंट वुमेन के दिमाग में होता है, क्या मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ? 90% प्रेग्नेंट वुमेन अपने आप को इग्नोर कर देती हैं। और आज हम मिथ, ट्रूथ और प्रेगनेंसी से रिलेटेड ट्रूथ बातें करेंगे जो बिल्कुल ऑनेस्टली होंगी। मैं विप्लव कांडा, आपका आज के एपिसोड में बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे साथ है गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट और सोनोलॉजिस्ट डॉक्टर सविता लालगड़िया। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार विप्लव, आपका कैसी बहुत हैं? बहुत स्वागत है हमारे एपिसोड में। तो डॉक्टर, सबसे पहले मैं आपसे ये बात पूछूंगा कि प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर सबसे ज्यादा फियर किस बात को लेके होता है? अभी प्रेग्नेंट महिलाएं जो भी आ रही है ना, उनको सबसे ज्यादा फिक्र यही होती है कि मैम हमारा बच्चा तो हेल्दी होगा ना। हम सब कुछ जैसे करते हैं और फिर लास्ट में आके ये भी फियर होता है कि मैम हमारी डिलीवरी नॉर्मल होनी चाहिए। यही दोनों सबसे ज्यादा इनको डर होते हैं। अच्छा, तो मैम मैं ये पूछना चाहूंगा, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर मूड स्विंग कब कब होता है और ये क्यों होता है? प्रेग्नेंट महिलाओं में मूड स्विंग्स, ये हार्मोन्स हमारे क्या थोड़ा फ्लक्चुएट होते हैं, इस कारण मूड स्विंग्स होते हैं। कभी उनको जी घबरा रहा है, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी एसिडिटी हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है। और स्पेशली जब 7वां 8वां 9वां महीना आता है, तब तो ये मूड स्विंग्स और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्या बच्चा के जो प्रेशर पड़ रहा है, ऊपर कलेजे में भी प्रेशर पड़ रहा है, एसिडिटी हो रही है, कभी भूख नहीं लग रही, कभी ज्यादा लग रही है, वोमिटिंग आ रही है, और नीचे पेल्विक में भी प्रेशर पड़ रहा है। वो ठीक से अपना काम नहीं कर पा रही हैं, जल्दी थक जाती हैं, और बहुत सारी बातें, उनके मन में भी डर भी लगा रहता है। कभी नींद नहीं आती है, ओके। बहुत कुछ चलता रहता है। तो मैम प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर ये थकान होती है तो उनको नींद भी ज्यादा आती है, कितनी नींद लेनी चाहिए उनको? देखो, वो तो होता ही है। अब बच्चा अंदर प्रिक्योर वो कर रही है, और उसके हार्मोन्स का भी जो स्टेटस है वो थोड़ा संतुलन ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसको एनर्जी भी पूरी चाहिए महिलाओं को। अब प्रेगनेंसी जब होती है, रूटीन में तो हम क्या है, सोते हैं 7-8 घंटे मैक्सिमम, ठीक है। दिन में 1-2 घंटे जो भी रेस्ट कर लिया, रात को 4-5 घंटे जो भी रेस्ट कर लिया, 7-8 घंटे बहुत है। अब प्रेगनेंसी में 1-2 घंटे हमें बढ़ाने होंगे। अब रात को भी थोड़ा सा 1 घंटा बढ़ाइए, दिन में भी बीच बीच में टुकड़ों में 1 घंटा और रेस्ट कीजिए। तो मैम प्रेग्नेंट वुमेन को अगर मॉर्निंग रूटीन देखा जाए तो दिन में शुरुआत कैसे करनी चाहिए उनको? देखो, दिन में शुरुआत उनको बहुत एनर्जी की जरूरत होती है। अब रात में वो भूखी रहती हैं, 8-10 घंटे की जैसे नींद है, बच्चा भी भूखा रहा, सुबह ग्लूकोज लेवल होता नहीं है। वैसे भी सुबह सुबह हमें हेल्दी लेना चाहिए, जैसे हर्बल, जैसे कोई भी आप गर्म पानी, नींबू पानी पी लीजिए, और फ्रेश फ्रूट खाइए, थोड़ा जूस ले सकते हैं मौसम के अकॉर्डिंग, और थोड़े नट्स लीजिए, जैसे बादाम है, कोई भी नट्स आप ले सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैम ये ले क्या ना ले, सारे नट्स थोड़ी थोड़ी मात्रा में लें, संतुलित अवस्था में। जैसे ना, कोई भी चीज के पीछे मत पड़ो कि हाँ हमने एक ही चीज खानी है। सारे नट्स सब अच्छे होते हैं, चाहे आप भिगो के खाइए, चाहे आप सूखे खाइए। भिगो के खाने से इसमें 10% और उसमें जो प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब बढ़ जाते हैं। बस इतनी बात होती है। तो मैम ये प्रेग्नेंट वुमेन को कितनी मात्रा में लेना चाहिए? नट्स जैसे 1 मुट्ठी रोजाना, हम्म। कभी भी वो खा सकती है। ओके। सुबह खाएं तो वो भी अच्छा है। आपने खाने का बताया कि मॉर्निंग रूटीन ये होना चाहिए, तो प्रेगनेंसी में कितनी देर एक्सरसाइज, योगा और ये कितनी देर करना चाहिए? देखो, शुरू से ही ना प्रेगनेंसी में वॉकिंग हर महिला कर सकती है, और थोड़ा थोड़ा बैक के लिए एक्सरसाइजेस, थोड़ा थोड़ा पेल्विक टिल्स हर महिला कर सकती है। शोल्डर के लिए कर सकती हैं, और लेग की स्ट्रेचिंग कर सकती हैं, जैसे लेग क्रैम्प्स होते हैं। उन महिलाओं को ये बस हम मना करते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, जो जिनके प्री मेच्योर डिलीवरी हुई हो, बहुत ज्यादा मिस कैरेजेस हुए हो, बच्चेदानी का मुंह छोटा हो, या फिर आंवल लास्ट तक नीचे हो,
तब हम बहुत जबरदस्त वाली जो एक्सरसाइज होती है जोर की, जिसमें प्रेशर पड़े नीचे, वो वाली मना करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूंगा, प्रेगनेंसी में अक्सर महिलाओं को सोने को लेके दिक्कत रहती है, तो प्रेगनेंसी में महिलाओं को किस तरफ साइड लेके सोना चाहिए, सेफ हो जो? देखो, शुरू में जैसे फर्स्ट तिमाही है, सेकंड तिमाही है, इसमें इतना बच्चे का प्रेशर नहीं पड़ता है, तो आप किसी भी तरह सोच सकते हैं। लेकिन तीसरी तिमाही में आके बच्चे का प्रेशर पड़ने लग जाता है, तो बच्चे की ग्रोथ पे मतलब फर्क पड़ने लग जाता है। तब आपको लेफ्ट साइड में जितना हो सोना चाहिए, उससे फिर बच्चे की ग्रोथ अच्छी रहेगी। अच्छा मैम, प्रेगनेंसी में बच्चे की ग्रोथ के लिए तो ये आपने बताया, और प्रेगनेंसी में कितना पानी पीना चाहिए? प्रेगनेंसी में पानी का ना बहुत ज्यादा महत्व है। हर चीज को मेंटेन करने के लिए, एसिडिटी भी ना हो, उसको कॉन्स्टिपेशन ना हो, तो मतलब पूरे दिन में 8-10 गिलास पानी उनको पीना है। चाहे आप फ्रूट जूस के रूप में लें, नारियल पानी के रूप में, वेजिटेबल्स का सूप बना के ले सकते हैं। और जैसे आप सब्जियां जो होती है ना, वो ग्रेवी वाली लें, बहुत ज्यादा तली हुई सूखी सब्जियां ना खाएं, ताकि आपके अंदर पानी जाए। दूध, दही, छाछ, इस तरह से करके आप पानी की कमी पूरी कर सकते हैं। अच्छा तो मैम, प्रेगनेंसी में किन किन चीज खाने की चीजों को अवॉइड करना चाहिए? देखो, मेनली तो ये है कि स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रिंकिंग, ये सब चीजें तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। इससे बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और बाकी ऐसे घर में जो चीजें बनती हैं, ज्यादा आप ना मैदा, बर्गर, ये सब चीजों की तरफ मत जाओ, तली हुई चीजों की तरफ मत जाओ, बहुत ज्यादा मीठा मत खाओ। और जैसे आप वो एक्स्ट्रा कैलोरीज जिनसे मिलती हो, वो चीजें इतनी मत लो। तो डॉक्टर, मैंने अक्सर देखा है, मैंने कई वीडियोस में भी देखा है, कई क्वेश्चन में भी देखा है, एक ही प्रेग्नेंट वुमन का एक ही सवाल होता है कि पपाया, ये फ्रूट्स कौन कौन से नहीं खाने चाहिए, कौन से सेफ हैं, ये थोड़ा आप बताएंगे? हाँ, प्रेग्नेंट महिलाओं को बड़ा होता है कि मैम ये पपीता जो है वो गर्म करता है। हाँ, इसमें ना एक ब्रोमोलिन एक केमिकल होता है जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है। ऐसे ही पपाया, अनानास जिसे हम कहते हैं, उसमें भी इस तरह से एक केमिकल होता है। तो हम शुरू में इनको अवॉइड करने के लिए कहते हैं। लेकिन 1-2 फांक खाने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हमें ऐसे तो है नहीं कि आधा किलो, 1 किलो पूरा एक पपीता साथ में ही खाना है। अगर किसी महिला का मन करता है तो 1-2 फांक खाने में कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट के महीने में, 9वें महीने में आप ये भी शुरू कर सकते हो। इससे तो क्या होगा, यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शन हमें चाहिए 9वें महीने में, तो उसको आके आप शुरू करोगे तो आपके लिए फायदा है। तो मैम, प्रेगनेंसी में जो अपने देखते हैं बच्चे के लिए प्रोटीन, आयरन, ये कितनी मात्रा में लेना चाहिए, और कौन सा किस सोर्स से अपने को लेना चाहिए? जो भी महिला है, जितना उनका वेट है ना, उनका 1 ग्राम, कम से कम 1 केजी के ऊपर 1 ग्राम प्रोटीन सबको चाहिए। अब बेबी भी वो प्रोक्योर कर रही हैं, तो प्रोटीन डाइट उनको बढ़ानी चाहिए। अब रूटीन में हम प्रोटीन कहाँ से लेंगे जिससे हमें सारे विटामिन मिलेंगे? अब वेजिटेरियन होती हैं ज़्यादातर महिलाएँ, तो हमें ऐड करना चाहिए थोड़े से नट्स, जैसे मैंने बोला, नट्स में भी थोड़ा प्रोटीन मिलेगा। और अब चपाती है ना, उसमें भी स्टफिंग करो, वेजिटेबल्स की स्टफिंग करो। और गेहूँ का ना खा के आप थोड़ा-सा ना उस पे आओ, रागी, बाजरा, ओट्स, बेसन, सोयाबीन की चंक्स होते हैं, उनसे आपको थोड़ा-सा न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा। और जो सब्जियाँ हैं ना, उसमें भी आप दालें ज़्यादा खाओ। ग्रीन वेजिटेबल सब्जियाँ लो, राजमा है, लोबिया हैं, चने हैं, ये वाली सब्जियाँ ज़्यादा खाओ, इनके स्प्राउट्स बना के खाओ, तो आपको डाइट पूरी जाएगी। तो मैम, प्रेगनेंसी में फास्ट फूड भी थोड़ा बहुत खा सकते हैं, नहीं खा सकते? देखो, मन तो करता ही है फास्ट फूड खाने का, लेकिन तो आप कभी-कभी ऐसे कीजिए, जैसे आजकल ना मैदे की जगह पे आटे की भी ब्रेड वगैरह मिलती है। आप जो नूडल्स हैं, पास्ता है, ये सूजी के भी मिलते हैं, तो उनको आप सूजी का पास्ता लो और वेजिटेबल्स खूब डालो। कभी-कभी महीने में 1 बार 2 बार खा सकते हैं, और कोशिश करके घर पे ही बना के खाइए तो ज़्यादा अच्छा होगा, हाइजीनिक भी रहेगा। तो डॉक्टर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो जो आजकल बहुत ही कॉमन है और बहुत ही डेंजरस है, प्रेगनेंसी में मोबाइल का यूज कितनी देर करना चाहिए? देखो, प्रेगनेंसी में बहुत फ़र्क पड़ता है। आप एक ही काम जैसे करे जा रहे हो, स्क्रीन पे बैठे हुए हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 15 मिनट, आधा घंटा, इतना बहुत है। आप ऑडियो सुन सकते हो, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कोई अच्छा आपको म्यूज़िक सुनना है, अच्छी आपको नॉलेज की चीज़ें सुननी है, तो ऑडियो में 2 घंटे, 3 घंटे आप काम करते-करते सुन सकते हो, लेकिन स्क्रीन पे ध्यान 1 घंटा मैक्सिमम बहुत होता है। उससे बच्चे के ऊपर इफेक्ट आता होगा मैम? हाँ जी, हाँ जी। और जैसे अगर मदर अगर गीता पढ़ रही है, अगर उससे तो कनेक्ट होता होगा थोड़ा बहुत? रियली ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप कुछ अच्छा करोगे, तो आपने सुना ही होगा बहुत, ये तो महाभारत में, रामायण में हमारे जितने भी संस्कार मदर के होंगे, तो बच्चा वो अडॉप्ट करेगा ही करेगा। और बच्चे की हियरिंग कैपेसिटी छठे महीने से शुरू हो जाती है, तो जितना अच्छा आप सुनाओगे उसको, बच्चे के संस्कार वो आएंगे ही आएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे कि प्रेगनेंसी में स्वेलिंग कब नॉर्मल होती है? मतलब बॉडी में कई बार स्वेलिंग आ जाती है, पैरों हम्म। में, हाथों में, तो ये कब होती है मैम?
वो तो आपने सुना ही होगा, कहते हैं ना पाँव भारी हो गई। ये हमारे क्या हार्मोन्स आते हैं इसके, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, तो पानी रिटेंशन हो जाता है बॉडी के अंदर। तो ये थोड़ा जैसे खड़े होते हैं ना, सारा दिन खड़े रह के काम करते हैं, तो पाँव में ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है। तो थोड़ा बहुत मतलब जायज़ है, नॉर्मल है, साधारण है। लेकिन पूरी बॉडी में स्वेलिंग आती है, इसको मैं नॉर्मल नहीं कहूँगी। तो ये तो मतलब आपकी खून की कमी से, प्रोटीन की कमी से हो रही है। तो ये स्वेलिंग लास्ट तक रहती है, बीच में अपने आप कम हो जाती है ये? हाँ, जैसे ज़्यादा देर तक आप खड़े रहे हो, तो पैरों में लास्ट तक रह सकती है, लेकिन पूरी बॉडी पे नहीं रहनी चाहिए। तो इससे कोई बच्चे के ऊपर इफेक्ट तो नहीं आता ना? थोड़ी बहुत स्वेलिंग है ना, तो इतना फ़र्क नहीं आएगा। आप बीच-बीच में रेस्ट कीजिए, लेकिन पूरी बॉडी पे है तो मैंने बोला ही था कि खून की कमी से है, वो नहीं होनी चाहिए। उसमें तो फिर बच्चे के ऊपर असर आएगा। वो बीपी की वजह से भी हो सकती है, किडनी पे भी असर आता है, किडनी में इन्फेक्शन हो तब भी स्वेलिंग आ जाती है, लीवर की सूजन से भी आ जाती है, तो वो हमें देखना पड़ेगा, ये रिस्की होता है। तो डॉक्टर मैंने भी एक चीज देखी है, प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। हाँ जी, हाँ जी। ये भी हमारा सारा हार्मोन्स की वजह से होता तो है। इसका बताइए आप मुझे थोड़ा है कि इसके कैसे बचा जाए और क्या खाया जाए जिससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो? कॉन्स्टिपेशन के लिए भी आपको क्या है, वही सैलेड में ज़्यादा जाना है, थोड़ा एक्टिव रहना है, आपको वॉक करना है, ताकि आपकी इंटेस्टाइन की मूवमेंट है ना, वो एक्टिव रहे। हार्मोन्स की वजह से आपका जो एम्प्टिंग टाइम है, जो फूड पाइप है, उसमें से फूड पड़ा रहता है, इसलिए हमें कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है। अगर आप सैलेड ज़्यादा लोगे, स्प्राउट्स लोगे, 8-10 गिलास दिन में पानी लोगे, तो ज़रूर आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। थोड़ा योगा एक्सरसाइज भी करोगे, उससे भी आपके कॉन्स्टिपेशन पे असर आएगा। तो मैम मैं पूछ रहा हूँ, अगर खाते हैं तो ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चे के इफेक्ट करती हो, मतलब उसको खराब ना करती हो, हार्म ना करती हो? ज़्यादा तो देखो वही है, ड्रिंकिंग, थोड़ा स्मोकिंग, बीड़ी तंबाकू ये सब ले लिया, ये बहुत ज़्यादा बुरा असर करती है। और बहुत ज़्यादा आप तली हुई चीज़ें खा रहे हो, बहुत मिठाइयों की तरफ जा रहे हो, तो आपको खुद को भी शुगर बीपी हो रहा है, बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें खा रहे हो, तो ये सब सही नहीं होता बच्चे के लिए भी। सब हेल्दी चीज़ें ही आपको खानी पड़ेगी ताकि बच्चा हेल्दी रहे। मतलब बच्चा हेल्थी रहना चाहिए हाँ उसके जी, हाँ अंदर। जी, ऐसे। तो डॉक्टर मैं ये पूछना चाहूंगा कि प्रेगनेंसी के दौरान एक वाइफ अपने हस्बैंड के साथ कब इंटीमेट हो सकती है और कब नहीं होना चाहिए उसको? देखो इंटीमेट होने में ऐसी कोई बात नहीं है, शुरू से लेके एंड तक वो इंटीमेट हो सकती है। उससे उनको मोरल सपोर्ट मिलेगा, आपस में बॉन्डिंग रहेगी। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, जैसे मिसकैरेज की हिस्ट्री है, पहले प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है हम्म। और अब हमने आंवल उसको नीचे बता दी है, तो उस कंडीशन में उनको अवॉइड करना चाहिए। अपने इंडिया के अंदर बहुत सारे त्योहार आते हैं, कुछ ऐसे फेस्टिवल भी होते हैं जिसके अंदर महिलाएं व्रत रखती हैं। तो प्रेगनेंसी में क्या फास्ट रखना या व्रत रखना ये सही होता है, और क्या पूरे दिन भूखा एक प्रेगनेंसी के लिए सेफ है या नहीं है? नहीं, नहीं, पूरा दिन भूखा तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। बच्चे को ग्लूकोज़ ज़रूर ही चाहिए, आपको भी चाहिए, बच्चे को भी चाहिए। अगर आप भूखे रहोगे, बच्चे को ग्लूकोज़ नहीं मिलेगा। आपको व्रत रखना भी है, तो आपको बीच-बीच में थोड़ा फ्रूट है, जूस है, थोड़ा नट्स हैं, इस तरह की चीज़ें खानी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ बच्चे की आपकी मूवमेंट कम हो सकती है, आपके बच्चे की ग्रोथ पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए हमें ऐसे इतना फ़ास्ट रह के व्रत नहीं करना है। तो डॉक्टर ये इसमें फास्ट में जो अपने रखते हैं प्रेग्नेंट वूमेन, तो उनको क्या क्या चीज अपने खा सकते हैं जिससे बच्चे पे इफेक्ट ना आए? कोई ऐसी चीजें तो होंगी जिससे प्रोटीन उनको प्रॉपर जाए, आयरन जाए, तो वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जिनसे वो एनर्जी भी बनी रहे और उनको बेबी पे भी इफेक्ट ना आए? हाँ जी, आप बीच-बीच में ना जैसे नारियल पानी ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, थोड़ा नट्स ले सकते हैं और दूध, दही इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं, इसकी चीज़ें बनी हुई होती है। थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा मीठा मत ऐड करो, आपको इस तरह से आपको प्रोटीन और सब जाएगा बच्चे में, लेकिन बीच-बीच में आपको 2-4 घंटे के बीच में कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। तो डॉक्टर मैं ये कहना चाहूंगा, एक कि लेडीज होती हैं वो बहुत इमोशनल होती हैं। क्या प्रेगनेंसी में इमोशनल होना, क्या बेबी पे इमोशनल स्ट्रेस है वो बेबी पे इफेक्ट करता है या नहीं करता है? देखो, अगर मदर चिंतित रहती है सारा टाइम, उसके मन में डर बना रहता है, वो नेगेटिव रहती है या फिर आस-पास उसके जो महिला के आस-पास फैमिली का सपोर्ट नहीं है, सारा दिन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फाइटिंग होती है, तो निसंदेह बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा। मदर को हमेशा खुश रहना बहुत ज़रूरी है, उसके आस-पास जो एनवायरनमेंट है वो भी तनाव भरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उनको रिलैक्स रखना चाहिए और अच्छी-अच्छी मतलब बातें करे, सपोर्टिव होना चाहिए। ये तो बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। आज के टाइम में तो मैम आजकल तो इतना स्ट्रेस है कि बेबी को हैंडल करना, और जिस हिसाब से इंडिया में कंडीशन चल रही है,
तो उस हिसाब से तो फैमिली में एक अच्छा माहौल होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। वो तो है ही, माहौल भी हम्म। अच्छा होना चाहिए। और जब आप बेबी प्लान करते हो ना, हम्म। तभी भी आप उससे प्लान करके करो कि आपकी इकोनॉमिकली कंडीशन सब कुछ ठीक हो, आपके बच्चे को आपकी केयर करने के लिए आपके हस्बैंड आपके साथ में है, जॉब का थोड़ा टाइम आप अपना कम करो, लिमिट में करो, कोई और फैमिली मेंबर को अपने साथ में रखो, या पड़ोस में या फ्रेंड के साथ में अच्छी अच्छी कंपनी में रहो। बहुत अच्छा इस पे मतलब असर पड़ेगा, फिर बेबी के ऊपर हेल्दी रहेगा। और मैं इसी से एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे कि कौन सा रूटीन बेबी के लिए डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है? बच्चे के लिए देखो, हेल्दी खाना भी करो, हेल्दी सोच भी रखो, हेल्दी चीजें सुनो भी, जैसे गाने, भजन, अच्छा कोई संगीत, वो सुनो। और साथ में थोड़ा थोड़ा मूव करो। ऐसे नहीं सारा दिन आप स्क्रीन पे बैठे हो, सारा दिन आप कोई टीवी पे बैठे हो, मोबाइल पे बैठे हो, गुस्सा करे जा रहे हो, तो उन सब चीजों का असर पड़ता है। धीरे धीरे आप बीच बीच में वॉक करो, एक्टिव रहो, थोड़ा थोड़ा योगा एक्सरसाइज करो, खुश रहो। इससे बहुत फर्क पड़ता है। डॉक्टर, मैंने आपसे तो ये सारी बाहर की मतलब बातें कि कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, इसकी हमें बात कर ली है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, एक ये भी सवाल होता है प्रेगनेंसी में वुमेन का, एक कि अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए प्रेगनेंसी में अंदर? देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जैसे महिलाओं को ना पौने 2 महीने पे जाके, मतलब 1.5 2 महीना है, तो उसमें जाके पहला अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए। वो हम ट्रांसवेजाइनल से करते हैं। उसमें आपको क्या पता चलेगा, सबको देखो ये फियर होता है कि हम प्रेग्नेंट हैं वास्तव में, कितने दिन का बेबी है, और यूट्रस के अंदर ही है ना, कोई एक्टोपिक वगैरह तो नहीं है, और उसकी हार्ट बीट भी आ जाती है, हार्ट बीट भी सुनाई देती है। तो ये सब चीजें पॉजिटिव, इसको मदर को बहुत अच्छा लगेगा तो फर्स्ट इसमें स्कैन में। हार्ट बीट भी सुनाई देती है हाँ मैम? जी, हाँ जी, 1.5 महीने में आजकल तो मशीनें इतनी अच्छी आ गई हैं, बच्चे का हार्ट बन जाता है जब बिल्कुल 6 वीक्स में, और हम हार्ट बीट उसको बच्चे को दिखा देते हैं, तो मदर बड़ी हैप्पी हो जाती है। तो फर्स्ट स्कैन हमें जाके दूसरे महीने में आप करा सकते हो। पहला स्कैन तो हाँ जी, दूसरे महीने में हो गया, हाँ जी, हाँ तो जी। उसके बाद का जो स्कैन है? फिर दूसरा स्कैन हम बोलते हैं, पहला स्कैन आपका मिस भी हो गया, या वैसे भी आपको 3 मंथ जैसे कंप्लीट हो गए, 11 to 14 वीक्स के बीच में, ओके। 3 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं या हो गए हैं, उस समय जाके आप करवाइए। उसमें इसको हम बोलते हैं NT-NB स्कैन। उसमें हम देखते हैं ग्रोथ ग्रोथ कोई बच्चे को कोई नॉर्मली तो नहीं होने वाली, कोई जेनेटिक सिंड्रोम्स आजकल आपने सुनी हो गई, डाउन सिंड्रोम, इस तरह से। तो वो चीजें हमें शुरू में रूल आउट करनी पड़ती है, बच्चे के बारे में ना ग्रोथ भी देखनी पड़ती है। ओके। और ये जो आपने स्कैन बताया, इसके बाद भी और स्कैन होता है कि? हाँ जी, हाँ जी। फिर होता है लेवल 2, इसको हम लेवल 1 कहते हैं, जो 3rd मंथ में किया। अब आएगी लेवल 2, वो हमें करवाना चाहिए 5वें महीने में जाके। अब बच्चा जैसे आपका बन रहा है, उसके हाथ-पाँव सब ये जानना चाहते हैं कि बच्चे के हमारे ऑर्गन सब कुछ ठीक डेवलप हो रहे हैं, कोई ऐसी कोई अनोमली तो नहीं डेवलप हो रही कि बच्चा बाद में आके कोई उसको दिक्कत हो जाए। तो मेन जो प्रॉब्लम्स है वो सारी लेवल 2 स्कैन में 5वें महीने में जाके करवा लेनी चाहिए। तो ये मैम, ये 3 स्कैन होते हैं या कितने स्कैन, 4 ला और भी इसके बाद है? हाँ जी, हाँ जी, एक स्कैन और होता है, उसे लास्ट स्कैन भी कह सकते हैं, ग्रोथ स्कैन भी कह सकते हैं। अब 8वाँ महीना आ गया आपका, अब फिर हमें जानना होता है कि आपका बच्चा अंदर जो चल रहा है, उसकी ग्रोथ कैसी है, वेट कैसा है, प्लेसेंटा की पोजीशन कैसी है, बच्चे की पोजीशन कैसी है, उल्टा है, सीधा है, अंदर जो पानी है वो कैसे है। तो ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं ग्रोथ स्कैन में 8वें महीने में जाके, और उससे हमें ये भी पता चलेगा कि इससे के बाद हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी ना। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अल्ट्रासाउंड की तो बात हो गई, तो मैं पूछना चाहूंगा कि प्रेगनेंसी में कब कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए? देखो, जैसे ही आपको पता लगा आप प्रेग्नेंट हैं, तो उस समय जाके पौने 2 महीने में जाके आप करवा सकते हो डॉक्टर से विजिट। तो उसमें आपका रूटीन चेकअप हो जाएगा। अब पता लग गया आपको बच्चा है, तो शुरू में आपको महीने-महीने से 7वें महीने तक, महीने-महीने से जाके चेकअप ज़रूर करवाना है। जिसमें आपके बच्चे की ग्रोथ देखेंगे, कब आपको कौन-सी खून की जाँच करवानी है, क्या आपको अल्ट्रासाउंड करवाना है, कितना आपका वेट है, आपको डाइट के बारे में सब चीज़ें बताई जाएगी। आपका शुगर लेवल नॉर्मल है क्या नहीं। फिर 8वें 7वाँ महीना जैसे हुआ, उसके बाद में 8वाँ महीना है, उसमें आप 15-15 दिन से चेकअप करवाइए। और 9वें महीने में आपको 7-7 दिन के बाद आके ही चेकअप करवाना है। 9वें महीने में हमारे बहुत उतार-चढ़ाव होते हैं, बच्चे की ग्रोथ जैसे बढ़ रही है, तो जल्दी-जल्दी आके 9वें महीने में चेकअप ज़रूरी बहुत करवाना होता है। प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला अपने आप को एंड तक पूरा तैयार कर लेती है एक नॉर्मल नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो लास्ट में आके उस पे सिजेरियन डिलीवरी हो जाती है। तो ये कि ऐसा क्यों होता है मैम, कि इससे कैसे बचा जाए? पेशेंट ने तैयार किया अपने आप को नॉर्मल डिलीवरी के लिए, लेकिन लास्ट में कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुई, आपको ईडीडी दी 40 हफ्ते की, पेन स्टार्ट नहीं हुई, चलो पेन स्टार्ट किए, उसके बाद में बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला, मतलब ऐसे ऐसे इंडिकेशन बन जाते हैं। बच्चेदानी का मुंह भी खुला, लेकिन वो बच्चा नीचे नहीं आया, एकदम नीचे आके फिर बच्चा फंस जाता है।
या फिर बच्चे की पोटी आ जाती है, तो ऐसे इंडिकेशन बन जाते हैं कि फिर वो सिजेरियन ही करना पड़ता है। तो सिजेरियन से इस बचने के लिए अपने को क्या करना चाहिए कि बचा जाए जिससे? देखो लास्ट में जैसे हमारे साथ ये हुआ कि बच्चा मेनली आजकल क्या होता है, क्यों नहीं लेबर पेन स्टार्ट होते, क्यों नहीं बच्चेदानी का मुंह खुलता और क्यों नहीं हमारे बच्चा नीचे आता, क्योंकि जो बच्चे की जो पोजीशन है ना, जैसे बच्चे की पोजीशन हमारी ऐसे बच्चा फ्लेक्स होना चाहिए, हेड का जो पीछे वाला पार्ट है वो आगे रहना चाहिए, और जिससे कि बच्चा 9वें महीने में आके नीचे अपने आप सेटल हो जाए अपने आप। ये सेटल होने के बाद में आपका बच्चेदानी का मुंह तैयार हो जाता है, आपके लेबर पेन्स स्टार्ट हो जाते हैं, आपको सिग्नल मिल जाता है, जैसे जैसे पेन्स आएंगे बच्चा आपकी डिलीवरी हो जाती है। अच्छा, बच्चे का फेस नीचे आने पे? हाँ जी, हाँ जी, हेड की पोजीशन जो होती है वो फ्लेक्स नहीं होता, बच्चे ओके का जब डायमीटर है ना वो छोटा रह के फ्लेक्स होके डिलीवरी आराम से ऐसे नीचे होनी चाहिए, ओके। वो सब कंडीशन नहीं हो पाती है, बच्चे की पोजीशन सही नहीं होती लास्ट तक, अच्छा, ज्यादातर ये होता पोजीशन है। के ऊपर डिपेंड है हाँ कि जी, हाँ जी, नॉर्मल डिलीवरी होगी, सिजेरियन डिलीवरी हाँ होगी जी, जैसे। बच्चे की पोजीशन पे बहुत डिपेंड करता है। तो मैम अगर बच्चे की पोजीशन सही नहीं होती तो उसे अपने को सही करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज या कोई ऐसा कोई चीज है जिससे अपने नॉर्मल डिलीवरी करा सके कि बच्चे की पोजीशन बिल्कुल नॉर्मल सही में आ जाए, सही अच्छा, कंडीशन? ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, सभी महिलाओं को एक तो रिलैक्स रहना है, थोड़ा डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करते रहना है। आपको देखो शुरू से वॉक भी करना है, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, ताकि आप थोड़ा एक्टिव रहो। और आपको लेबोरियस जो होगा, ये लेबर जब आएगा, पोजीशन सेट करने के लिए आपको पेल्विक स्क्वाट्स करने ही करने हैं। शुरू से आप करो तो बहुत अच्छा है, लेकिन 7वें महीने में आके आपको स्क्वाट्स करना है, ब्रॉड स्क्वाट्स, डीप स्क्वाट्स, जैसे घर में हम पोछा मारते हैं ना, या बैठ के आटा गूंथते हैं, वो सब एक्सरसाइजेज अगर महिला करती है 7वें में, 8वें में और 9वें महीने में स्पेशली, तो बहुत जरूरी है करना, ताकि बच्चे की पोजीशन अच्छे से सेटल हो जाए और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो ये आपने जो एक्सरसाइज बताई है, स्क्वाट्स होगी, ये अपने को महिला को कितनी, मतलब दिन में कितनी देर करना चाहिए, कितने मिनट के लिए करना चाहिए? हाँ, आप ना 2 बार या 3 बार कर सकते हो, जितना कर सकते हो। सुबह 10 मिनट कर लिया, शाम को 10 मिनट कर लिया, इतना भी काफ़ी है। ओके। वॉकिंग के साथ-साथ में थोड़ी-थोड़ी एक्सरसाइज़ और भी कीजिए साथ में ना। तो मैम जैसे कई महिलाएं होती है जिनके पहला बच्चा सिजेरियन से होता है, क्या दूसरा बच्चा भी नॉर्मल हो सकता है? हाँ जी, 50% चांसेस हैं। कुछ देखो इंडिकेशंस तो होंगे कि पेल्विस बहुत ही छोटा है, बच्चा बड़ा है या फिर से आंवल नीचे है, तो कुछ इंडिकेशंस तो हम अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर दूसरे बच्चे के टाइम में एकदम बेबी की सारी कंडीशन नॉर्मल है, आपका हेड नीचे है, प्लेसेंटा ऊपर है, पानी भी सही है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। और ओके। आपने गैप भी अगर सही रखा हो, 2 ढाई साल का देखो कम से कम गैप रखना ज़रूरी है, ताकि आपके अंदर के दो टाँके तीन पड़ जाएँ। साल का गैप होना हाँ जी, जरूरी है। होए तो अच्छी बात होती है, वो अंदर की स्टिचेज़ तो ना। पहला सिजेरियन तो दूसरा नॉर्मल हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। अगर पेशेंट पॉजिटिव रहे, अच्छे से अपने वर्कआउट करे, तो 50% केसेज़ में एंड हो सकता है। इवन मेरी भी डिलीवरी हुई है, नॉर्मल हुई है। पहले सिज़ेरियन हुआ था, तो दूसरा बेबी का गैप जैसे 4 साल का था और नॉर्मल हो गया। मैं एक्टिव रही पूरे टाइम में, डिलीवरी हो गई। और पहला नॉर्मल होता है, दूसरा भी नॉर्मल हो ही जाता है अदर हाँ केसेस जी, में हाँ जी, तो। ज़्यादातर हो जाता है। कोई बहुत ही ज़्यादा, कोई प्लेसेंटा बहुत नीचे हो, कोई ऐसे प्रीविया हो गया हो, ब्लीडिंग हो गई हो, कोई मदर को रिस्क हो गई हो, बच्चे को भी बहुत ज़्यादा रिस्क हो गई हो, उस कंडीशन से ही सिज़ेरियन करते हैं। अदरवाइज़ पहले डिलीवरी हो तो ज़्यादातर 90% से ऊपर भी नॉर्मल डिलीवरी होती है। ओके। तो ये मैम मैं पूछना चाहूंगा कि प्रे सिजेरियन के अंदर उसके बाद जब महिला की सिजेरियन डिलीवरी हो जाती है तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो आजकल के आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी स्टिचेज हो जाते हैं, उनको कितने दिन बाद नहाना चाहिए, कि क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए? हाँ जी, आजकल ना जो स्टिचेज़ आते हैं बड़े ही सेफ होते हैं, वाइक्यूल से हम लगाते हैं, अच्छा एंटीबायोटिक कवर करते हैं और उसको फर्स्ट डे ही थोड़ा-सा हम लिक्विड पे ले आते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, तो बस फर्स्ट डे इनको तकिया नहीं लगाना और थोड़ा बिठा भी देते हैं हम शाम तक और अगले दिन ही खड़ा भी करवा देते हैं। पेशेंट अपना बेबी की टेक केयर कर सकती है, थोड़ा-थोड़ा उसको फ्रूट, थोड़ा-थोड़ा ले लेना चाहिए, जैसे दाल, दलिया, सेकंड डे से ही स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड डे से ही वो चपाती भी ले सकती है, छोटा-छोटा बाइट करके, थोड़ा-थोड़ा मतलब बार-बार खाइए। थोड़ा फ्रूट लीजिए, थोड़े नट्स लीजिए, 3rd 4th डे से ही थोड़ा चलना शुरू कीजिए और साथ में फैमिली मेंबर्स आपके साथ में हैं और सेकंड डे से ही आप थोड़ी बेल्ट लगा सकते हो, ताकि आपके स्टिचेज़ में पेन ना हो उठते-बैठते वक़्त, आप बेबी को फीड करवा रहे हो। जितना जल्दी आप पॉजिटिव रह के अच्छा अपना खाने का भी ध्यान रखेंगी, जितना जल्दी मूव ऑन करेंगी, सो 7 डे, 15 डेज़ के बाद में आप और भी अपने बेबी की केयर कर सकते हो और 4 टू 6 वीक्स में आप पूरी रिकवरी कर सकते हो। हाँ, 3 महीने तक आपको बहुत ज़्यादा भारी काम नहीं करना है। जितना आपका बेबी का वेट है ना, उतना मतलब वज़न उठा सकते हैं, उतना काम कर सकते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा कि प्रेगनेंसी में जिन महिलाओं के 2-3 बच्चे होते हैं, उनके सिजेरियन होते हैं, तो ये कितने सिजेरियन अपने
मैक्सिमम हो सकता है कि बॉडी पे इफेक्ट ना आए और सेफ रहे। तो क्या ये 2 या 3 कितने सिजेरियन एक बच्चे हो सकते हैं सिजेरियन से? देखो वैसे तो हर सिजेरियन में रिस्क होती है, ऑपरेशन भी होता है, टिश्यू भी कटता है, यूट्रस जो है हमारा वीक हो जाता है, वहीं पे आंवल रुक सकती है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में फिर से वहां पे रप्चर होने का डर होता ही होता है। तो 2 या 3 सिजेरियन देखो सेफ रहते हैं। फिर चौथा सिजेरियन भी हो जाता है क्योंकि कई बार अनहोनी ऐसे हो गई, बच्चा नहीं बचा है पहला, दूसरा, और आजकल हमारे क्या स्टिग्मा भी है, मिथ्स है, मतलब कि हमें लड़का ही चाहिए, 2 लड़कियां हो चुकी है पहले, 3 लड़कियां हो चुकी है, 1 बच्चा और करते हैं। तो चौथा सिजेरियन भी आपका हो सकता है अगर आपके वो पहले तीनों सिजेरियन में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं रहा है और आपने हर सिजेरियन के बीच में 3 साल का गैप रखा हो, ताकि पहले वाला सिजेरियन आपका हील हो गया हो अच्छे से। तो 4 सिजेरियन तक सेफ हैं फिर भी ना। अच्छा मैम, ये तो बात होगी अपनी कि प्रेग्नेंट वुमेन को क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं करना। मैं उन महिलाओं की बात करूंगा जिनके अभी तक प्रेगनेंसी नहीं हुई है। उनको आप कितनी जल्दी प्रेगनेंसी हो जाए, कोई ऐसे कोई चीज है जिससे वो प्रेग्नेंट हो जाए, या आज की जो नई टेक्नोलॉजी है, मैंने सुना है आईवीएफ है, इनसे क्या ये सक्सेस होती है? सक्सेस तो होता है, बच्चा तो आपके हो ही जाएगा। आप थोड़ा पॉजिटिव रहो। आजकल क्या टेंशन में बड़ी रहती है महिलाएं। आप टेंशन फ्री रहो, थोड़ा अपने आप का रूटीन सेटल करो, बहुत ज्यादा भागा दौड़ में मत रहो, बेबी प्लान करो अच्छे से, आपका डाइट अच्छे से बैलेंस रखो, अच्छे फ्रूट्स वगैरह लो और वॉक करो, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, पेल्विक स्क्वाट्स कीजिए ताकि आपकी एग की क्वालिटी अच्छी रहे, एग के नंबर अच्छे रहें, वेट मेंटेन कीजिए। आपस में आपको ओवुलेशन के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि हमारा जो एग होता है ना, दोनों ओवरी में से एक महीने में एक ही अंडा बनता है, वो भी जैसे साइकिल 30 डेज का है ना, तो 16वें दिन हमारा अंडा रप्चर होता है, उन दिनों में साथ में इंटीमेट होना ही होना है। तो ऐसे आप अगर ध्यान रखोगे, साथ में रहोगे, तो 1 साल के अंदर बेबी हो जाता है। ओके, 1 साल में हो हाँ जाता जी, हाँ था? जी। अगर 1 साल तक बेबी नहीं हो, हम्म। तब हमें जाँच की आवश्यकता पड़ती है। हस्बैंड का आप सीमेन करवा लीजिए और वाइफ का थोड़ा ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, सीबीसी है, ब्लड ग्रुप है हमें पता चले, वीडीआरएल कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और एक थायराइड का चेकअप करवा लो, प्रोलैक्टिन हार्मोन हमें देखना पड़ता है कि आपके अंडे वगैरह सही बन रहे हैं, कोई और साइकिल में कोई गड़बड़ नहीं है। एएमएच एक टेस्ट करवा लेते हैं और एक ट्रांसवेजाइनल स्कैन देख लेते हैं, सिंपल सा एक स्कैन होता है, उसमें हम देख लेते हैं कि आपके अंडे नंबर कितने हैं, यूट्रस में कोई फाइब्रोइड वगैरह तो नहीं है, मतलब यूट्रस भी हेल्दी है आपका, बच्चा उसके अंदर आके रुकेगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली। तो ये बेसिक सी जांचें हैं, वो सब करवा लेनी चाहिए। फिर भी बेबी ना हो तो एक ट्यूब की जांच करवाई जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने तो ये बताया कि कैसे होना चाहिए। अगर बच्चा नहीं होता है तो अपने को कौन सी जांच करवानी चाहिए जिससे पता चल जाए क्या प्रॉब्लम है, तो बच्चा जांच करवाने से बच्चा हो जाए? तो ऐसी कौन सी जांच है जो अपने को करवानी चाहिए? हाँ जी, जैसे अब ना 1 साल तक हमने ट्राई किया, बेबी नहीं हुआ, तो हस्बैंड वाइफ को डॉक्टर के पास जाके छोटी-छोटी बेसिक सी चीज़ें हैं। हस्बैंड का तो एक सीमेन एनालिसिस है, उसमें आपको पता लगेगा कि सीमेन के नंबर, उसपे स्पर्म्स के कितने हैं, अच्छी क्वालिटी है या नहीं है। और वाइफ के लिए थोड़ा-सा ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, सीबीसी, ब्लड ग्रुप, थायरॉइड प्रोफाइल, प्रोलैक्टिन और एएमएच ब्लड टेस्ट होते हैं ये। और एक आपको करवाना है ट्रांसवेजाइनल स्कैन, जिसमें आपको मोटा-मोटा पता चलेगा कि यूट्रस आपका ठीक है, उसमें कोई फाइब्रॉइड पॉलिप ऐसा नहीं है, बच्चा उसमें आके रुकने वाला है, कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली, और ओवरीज आपकी कैसी हैं, एग्स अच्छे बन रहे हैं क्या? फिर आप अगर फिर भी बेबी नहीं हो रहा है तो ट्यूब जाँच भी आप करवाई जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जो महिलाएं अभी न्यू मॉम्स बनी है, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? देखो न्यू मॉम्स जो बनते हैं, वो पॉजिटिव रहो और थोड़ा-सा अपना रूटीन सेटल करो, अच्छे बीच में ब्रेक भी लो, अच्छी कंपनी में रहो, हमेशा खुश रहो, हेल्दी खाओ और पॉजिटिव इसलिए इस तरह से रहना है कि मेरा बेबी हेल्दी होगा, खुश रहेगा, सब कुछ अच्छा-अच्छा होने वाला है, इस तरह से आपको रहना है। अच्छा, तो लास्ट एक है, एक आपकी तरफ से प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या एक फाइनल एडवाइस होनी चाहिए? आपकी बॉडी के आप खुद ही डॉक्टर हो, आपके बच्चे की भी आप खुद ही डॉक्टर हो, तो आपको अच्छे से आपका ध्यान रखना है। हर मदर को अपने खाने का, उठने का, बैठने का इतनी चिंता नहीं करनी है। कुदरत है वो बच्चे को अपने आप पालती है। बस आपके डॉक्टर की थोड़ी सलाह अब आपको माननी है कि आपको कब जाना है, क्या खाना है, कब चेकअप करवाना है और पॉजिटिव और खुश रहना है। आप प्रेग्नेंट महिला हो, आप हर तरफ से परफेक्ट हो। आप अपने बच्चे की पहली डॉक्टर हो। आप जो भी अच्छा कर रही हैं, अपने बच्चे के लिए भी कर रही हैं और अच्छा ही करेंगी। डॉक्टर की सलाह मानिए, अच्छा-अच्छा खाइए, हमेशा खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए, तो सब कुछ ही अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों,
आज के एपिसोड में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको महिलाओं से जुड़ी हेल्थ और गायनाकोलॉजी से रिलेटेड बातें अच्छी लगी होंगी, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। थैंक यू।